Hello everyone, my name is Sukhbir Singh and I have graduated from IIT Ropar, and these are the questions from JEE Advanced 2019 and 2020 from the topics electricity and magnetism and electromagnetic induction. So this is the first question. So we can read the statement here. In the circuit shown, initially there is no charge on capacitors and keys S1 and S2 are open. The values of the capacitors are C1, C2, C3, C4 are given. Then which of the following statements are correct? So this is the circuit. So initially what will happen? So initially the when S1 is closed. So when our S1 is closed, capacitors C1, C4 and C3 will behave as short circuit in the initial condition. So why this will happen, we can see in the next slide. So यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है सर्किट में कि हमारे पास इनिशियली जब हम S1 क्लोज कर रहे हैं तो हमारे पास C1, C4 और जो C3 है वो हमारे शॉर्ट बिहेव कर रहे हैं. तो शॉर्ट बिहेव कर रहे हैं तो इनिशियली जो सर्किट होगा वो हमारा इस तरह से दिखेगा. So, इस तरह से हमारा सर्किट दिखेगा. उसके बाद हम मैक्सिमम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जब कैपेसिटर्स शॉर्ट बिहेव करेंगे तो हमारा मैक्सिमम करंट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, Imax इज इक्वल टू 5 बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अगर हम KVL लगा देंगे सो टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 200 ओम और हमारा करंट आ जाएगा 25 मिली एम्पियर. सो 25 मिली एम्पियर हमारा करंट आ गया. सो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे सो ऑप्शन में हमारा इनिशियली when the S1 is closed the instantaneous current in the circuit will be 25 milliampere. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है वो C है. अब क्या होगा, जब S1 को हम लार्ज टाइम के लिए क्लोज करेंगे सो क्या होगा, कैपेसिटर जो C1, C4 और C3 होंगे वो फुली चार्ज हो जाएंगे. सो फुली चार्ज हो जाएंगे और हमारा जो फाइनल कंडीशन में कैपेसिटर्स लॉन्ग टाइम के बाद ओपन हो जाते हैं तो सर्किट ओपन हो जाएगा. तो जो रेजिस्टेंस है उनकी कुछ वो नहीं रहेगी. कैपेसिटर जो सर्किट में सिर्फ हमारे कैपेसिटर्स हैं वो फुली चार्ज रहेंगे. तो इस केस में जब हम KVL लगाएंगे तो हमारा VC1 प्लस VC2 प्लस VC3 जो हमारा हो जाएगा वो टोटल V के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, Q बाय C1 ये V1 है, Q बाय C2 ये हमारा V2 है और Q बाय C3 ये हमारा V3 है. और यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज है वो V है. V का क्या है हमारे पास 5 वोल्ट. तो हम KVL लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे Q आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम. सो 40 माइक्रोकूलम आ गया. तो हमारा C1 पे कितनी वोल्टेज आएगी, Q बाय C1. सो Q बाय C1 हमें दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड. तो हमारी वोल्टेज क्या आ जाएगी, वोल्टेज हमारे आ जाएगी 4 वोल्ट. और ऐसे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे यही जो दो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास P और Q है. सो जो हमारे पास P और Q में वोल्टेज है वही हमारी C1 के अक्रॉस वोल्टेज है. और वो हमारी वोल्टेज क्या है, वो हमारी वोल्टेज है 4 वोल्ट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हाँ यहाँ पे एक C हमारा ऑप्शन था. यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे C ऑप्शन था और एक हमारे पे B ऑप्शन भी हो गया क्योंकि C1 हमारा 4 वोल्ट पे चार्ज होगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q ये हमारा 4 वोल्ट ही आएगा. तो हमारा D ऑप्शन रॉन्ग हो गया. अब बचा है हमारा A पार्ट. व्हेन S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज्ड, नाउ S2 इज क्लोज्ड. अब पहले S1 को लॉन्ग टाइम के लिए रखा और कैपेसिटर्स फुली चार्ज हो गए, फिर S2 को भी क्लोज कर दिया. सो S2 को भी जब हमने क्लोज कर दिया तब हमें बताना है कि ये 30 ओम रजिस्टर में क्या करंट फ्लो कर रहा है. तो 30 ओम रेजिस्टेंस में क्या करंट फ्लो कर रहा है. तो इसको कैसे देखेंगे, सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह से आएगा. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब S2 को हम क्लोज करेंगे तो जो S2 के साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो हमारा एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा. सो S2 के साथ वाला शॉर्ट सर्किट बिहेव होगा, बाकी सारे हमारे Q कूलम पे चार्ज होंगे जो कि डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेंगे. तो हमारा सर्किट इस तरह से होगा. अब हम यहाँ पे X करंट मान लेंगे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में Y करंट और इस ब्रांच में X माइनस Y. तो हमारा ये दो लूप्स बन जाएंगे. इन दो लूप्स में हम KVL लगाएंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी इस लूप के लिए 10 माइनस 30x
माइनस 4 वोल्ट माइनस 70y इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन इस लूप में बन जाएगी 10 माइनस 30x माइनस हाफ वोल्ट माइनस हाफ वोल्ट, यहाँ पे प्लस हाफ आएगा और माइनस 5 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे माइनस हमारे पास 130x माइनस y आ जाएगा। सो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 0.05 आएगी। सो 0.05 आएगी। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो ये वाला पार्ट भी रॉन्ग है। सो B और C इज द राइट ऑप्शन। तो ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे एनालाइज करेंगे। So this is our next question. This question, we can read the statement: a charged shell of radius r carries a total charge q. Given phi as a flux of electric field through a closed cylindrical surface of height h, radius r, and with its center same as that of the shell. Here the center of the cylinder is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom surfaces. So which of the following options are correct? सो यहाँ पे इस टाइप के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि चार्ज शेल है और उसको इनक्लोज करेंगे इन सिलेंडर, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इसमें हमें बस जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। सो फर्स्ट केस, ये हमें 4 केस दिए हुए हैं। सो जहाँ पे हमारा ये वाला हमारा फर्स्ट केस बनेगा जब h ग्रेटर देन 2r और r ग्रेटर देन r होगा, तो हमारे पास क्या होगा? जो नेट पूरा का पूरा शेल है वो हमारा इनक्लोज हो जाएगा सिलेंडर में। तो हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। सो गॉस लॉ से जो हमारा फ्लक्स आएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे टोटल फ्लक्स हमारा आ जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब जब हमारा h लेस देन 8r/5 होगा और r इज इक्वल टू 3r/5 होगा, तो जो हमारा जो सिलेंडर है वो चार्ज शेल के अंदर ही इनक्लोज हो जाएगा। सो अगर ये जो गॉस सरफेस है वो अंदर ही इनक्लोज हो गया है तो हमारा क्या होगा? इसमें चार्ज तो इनक्लोज हुआ ही नहीं। सो चार्ज इनक्लोज कुछ नहीं हुआ, तो Q यहाँ पे Q इनक्लोज्ड 0 हो जाएगा और फाई हमारा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो Q इनक्लोज्ड यहाँ पे 0 हो गया, तो इस केस में जो हमारा फाई है वो भी 0 हो जाएगा। अब ये एक केस आता है जहाँ पे h ग्रेटर देन 2r है। सो यहाँ पे हाइट हमारी 2r से बड़ी है, लेकिन जो r है एक केस में हमें 4r/5 दे रखा है और एक केस में 3r/5 दे रखा है। सो यहाँ पे हम चार्ज इनक्लोज्ड निकाल सकते हैं। सो चार्ज इनक्लोज्ड हमारा आ जाएगा दिस शेडेड एरियाज चार्ज, और ये शेडेड एरिया का चार्ज हम कैसे निकालेंगे? सो Q 2π/4π इंटू 1 माइनस cos 53 डिग्री। सो यहाँ पे जो थीटा है वो r इज इक्वल टू 4r/5 के लिए आ जाएगा 37 डिग्री। तो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो आ जाएगा 1 माइनस cos 53 डिग्री। सो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा 2q/5 एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा फ्लक्स इनक्लोज्ड आ जाएगा 4r/5 वाले केस में, और ऐसी r इज इक्वल टू 3r/5 है। सो वहां पे जो हमारे पास फाई है वो हमारे पास आ जाएगा 2π/4π इंटू। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे, इस केस में हमारा पूरा जो सिलेंडर था वो इनक्लोज हो गया था तो हमारा फ्लक्स 0 हो गया था, और इस केस में हमारा चार्ज शेल है वो पूरा इनक्लोज हो गया था, तो हमारा टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट आ गया था। और इस केस में हमारा 2q/5 एप्सिलॉन नॉट आया था, और इस केस में हमारा q/5 एप्सिलॉन नॉट आया था। सो इस क्वेश्चन के ये सारे करेक्ट पार्ट्स हैं, और ऐसे इसको एनालाइज करेंगे। सो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स have 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 microampere current. One of them is connected with a voltmeter of 100 millivolt full scale reading and the other into an ammeter of 1 ampere full scale current using appropriate resistors. So हमें वोल्ट मीटर में रेजिस्टर्स यूज करके इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर को, और एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। दीज आर देन यूज टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट इन द ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट विद R इज इक्वल टू 1000 ओम रेजिस्टर बाय यूजिंग एन आइडियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? सो ये हम कैसे करेंगे? सो इसका अगर देखेंगे, सो यहाँ पे फर्स्ट जब हम वोल्ट मीटर बनाएंगे तो हमें एक जो RV है वोल्ट मीटर बनाने के लिए वो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब अमीटर बनाएंगे तो हमें जो शंट रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि जो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो हमारा IG है। सो IG हमें पता है, और वोल्ट मीटर की हमें बता रखी है कि V हम
जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो हम पहले से हमारी सेट है, कितनी होगी? सो यहाँ से G प्लस RV जो हमारा है 1 मिली वोल्ट बाय 2 माइक्रो एम्पियर। सो यहाँ से RV जो हमारा आएगा वो, जैसे G हमारा 10 ओम है और RV इज वेरी लार्ज, तो हम G को नेग्लेक्ट कर देंगे और RV हमारा डायरेक्ट आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब हम निकालेंगे तो इस इक्वेशन में अगर हम KVL यूज करेंगे तो हमारा IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। सो यहाँ से जो IG और IS में जो रिलेशन हमें पता है और I हमें पता है, I हमने 1 मिली एम्पियर सेट किया है और गैल्वेनोमीटर का 2 माइक्रो एम्पियर है। सो यहाँ से G बाय S जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो आ जाएगा हमारा G बाय S प्लस 1 इज इक्वल टू 500। सो यहाँ से 500 के कंपैरिजन में 1 है बहुत स्मॉल है, सो हम डायरेक्ट इसको 500 ही ले सकते हैं। और यहाँ से जो S हमारा आ जाएगा वो G बाय 500 आ जाएगा और यहाँ से 20 मिली ओम आ जाएगा। सो हमें दोनों रेजिस्टर्स यहाँ पे RV और S हमें पता चल गया। अब हम सर्किट में इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सो सर्किट में इस तरह से अगर कनेक्ट कर देंगे सो फर्स्ट जो 1000 ओम मेजर करेगा वो हमारा होगा वोल्ट मीटर। सो अगर ये हमारा एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है और वोल्ट मीटर हमारा कनेक्टेड है। सो वोल्ट मीटर अगर कनेक्टेड है सो मान रहे हैं कि टोटल जो I1 करंट है वो 1000 ओम रेजिस्टर से जा रहा है, लेकिन कुछ करंट है, माना वोल्टेज का जो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ करंट जाएगा I माइनस I1। सो I माइनस I1 जो आ जाएगा वो, और कैसे ये मेजर करेगा, जो I माइनस I1 इंटू जो इसका रेजिस्टेंस होगा RV। सो ये हमारा इज इक्वल टू दिस I1 इंटू 1000 ओम अगर हम यहाँ पे KVL यूज करें। सो यहीं से हम पहले तो RVI इज इक्वल टू I1 1000। सो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं R मेजर्ड इज इक्वल टू I1 1000 अपॉन I। सो I1 और I हमें पता है, E की फॉर्म में हमने उसको निकाल लिया है यहाँ से KVL और KCL यूज करके। यहाँ पे एमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि ये 1000 ओम्स में, 1000 के स्केल में है और ये हमारा मिली ओम्स में है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारा जो R मेजर्ड आएगा 980.4 ओम आ जाएगा। सो 980.4 ओम आ जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड सेकंड ऑप्शन जो हमारा वोल्ट मीटर का जो आया है, वोल्ट मीटर का 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम आया है। सो ये हमारा गलत है, सेकंड भी। और थर्ड हमारा क्या है? सो थर्ड है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय ए सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R विल बी मोर देन 1000 ओम। सो R अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो मेजर्ड वैल्यू उसकी और लेस हो जाएगी क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। सो हमारा ये भी पार्ट गलत है और ये अमीटर रेजिस्टेंस हमारा सही है। सो हमारा इसमें सही पार्ट्स हैं A एंड D। सो इसमें हमारे सही पार्ट्स हैं A एंड D। सो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाएगा। सो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C has spacing D between two plates having area A. The region between the plates is filled with N dielectric layers parallel to its plates, each with thickness delta is equal to D by N. The dielectric constant of the mth layer is Km is equal to K into 1 plus M by N for a very large N greater than 10 to the power 3. The capacitance C is this, then the value of alpha will be. So इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर n वेरी लार्ज लेयर्स हमने छोटी छोटी इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। सो यहाँ पे जो हमारा जो सारे कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट थिंग जो हमारी देखने वाली है वो सारे कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में होंगे। अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो वो सारे सीरीज में ऐड होंगे। सो सीरीज में कैसे ऐड होते हैं? 1/C इक्विवेलेंट। सो अगर हम mth लेयर का जो कैपेसिटेंस है हमारा, सो mth लेयर का कैपेसिटेंस है उसको D 1/C ले लें। सो D इज अ स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ अ mth लेयर 1/C। सो स्मॉल कैपेसिटेंस वो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल जो उसकी विड्थ है, विड्थ कितनी आएगी? dx हमारी कितनी है? dx अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a। सो ये हमारा आ जाएगा स्मॉल कैपेसिटेंस। अगर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 to d तो हमारा क्या बन जाएगा? dx बाय k एप्सिलॉन नॉट, दिस वन। और इसी को यहाँ पे हमारे पास एक चीज और नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हमारे पास m बाय n है उसको हम x बाय d से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास mth लेयर है उसकी थिकनेस हमारे पास d बाय n है और वो x डिस्टेंस पे है। तो इस तरह से हम x बाय d से उसको रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास इंटीग्रेशन करके जो बनेगा 0 to d करके वो हमारे पास बन जाएगा d अपॉन d ln 2 अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a। सो यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे
जो अल्फा है ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लॉन टू। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी, क्योंकि अगर सी इक्विवेलेंट को लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लॉन टू बन जाएगा हमारा, और अल्फा यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमारा दो कॉन्सेप्ट्स है, एक तो इसमें जो ग्रेविटेशन का कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एक चार्ज है, वो हमने पहले स्ट्रिंग से, जो चार्ज है उसका मास m है और चार्ज q है, और हमने उसको स्ट्रिंग से हैंग किया है, और बाद में उसके पास एक डाइपोल लेके आ रहे हैं, तो चार्ज हमारा है वो दूर मूव कर रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेटल हो गया है। सो हमें निकालना है कि इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग डाइपोल टू दिस पोजीशन इज n इंटू mgh, तो हमारा n की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हमारा जो यूज होगा लेमिस थ्योरम, मतलब 3 फोर्सेज आर एक्टिंग on a single object, then f1 upon sin theta 1 is equal to f2 upon sin theta 2 is equal to f3 upon sin theta 3, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो यहाँ पे 3 फोर्सेज हमारी कौन कौन सी हैं, एक टेंशन है, और एक डाइपोल की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रही है f इलेक्ट्रिक, और एक हमारी ग्रेविटेशन की वजह से लग रही है mg। सो इन तीनों को जब हम यूज करेंगे, सो हमारा f बाय साइन अल्फा, f2 बाय साइन बीटा, f3 बाय साइन गामा। सो यहाँ पे हमें सिंपल दो फोर्सेस को यूज करेंगे, एफ इलेक्ट्रिकल बाय दिस एंगल इज 180 माइनस अल्फा, और इक्वल टू mg बाय दिस एंगल इज 90 प्लस अल्फा बाय 2। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। उसके बाद क्या होगा, जो डाइपोल के कारण जो फोर्स होती है 2kp, सो डाइपोल के कारण जो फोर्स है वो 2kp बाय आर क्यूब है। उसके बाद हमने यहाँ पे एफ इलेक्ट्रिकल में उसकी वैल्यू जब डाल दी, तो हमारे पास आ गया 2kp बाय आर क्यूब साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg बाय साइन 90 प्लस अल्फा बाय 2। साइन 90 प्लस अल्फा बाय 2 हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 बन जाएगा, और हमारे पास ये वाली टर्म है, इसको हम अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी के क्यूपी बाय आर स्क्वायर। सो के क्यूपी बाय आर स्क्वायर में जब इसको चेंज करेंगे, सो हमारे पास सिंपल ये बनेगा mg r साइन अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू mgh, क्योंकि यहाँ पे r साइन अल्फा बाय 2 हमारे पास h है, क्योंकि r हमारे पास ये डिस्टेंस है p से लेके q तक का, और हमारे पास अल्फा एंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो हमारे पास u ग्रेविटेशन प्लस u इलेक्ट्रिक है। सो u ग्रेविटेशन हमें पता है mgh होता है, प्लस इलेक्ट्रिक भी हमारे पास mg है। सो हमारे पास नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई है। सो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आ गई, सो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या है, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 लार्ज सर्कुलर डिस्क हमें दिया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.01 मीटर, और हमें क्या दिया है कि कनेक्टेड बाय बैटरी। नाउ अब हमारे पास चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप्स हैं ऑफ डेंसिटी जिसकी हमें दिया है, और हम रिलीज कर रहे हैं थ्रू ए टाइनी हॉल जो हमें दे रखा है ऊपर एट द सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क। वंस सम ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, जब टर्मिनल वेलोसिटी हम अचीव कर लेंगे ड्रॉप्स, तो हम क्या करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्विच को ऑन कर रहे हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, जो उन ड्रॉप्स को वहीं पे हवा में फ्लोट करवा दे रही है। सो यहाँ पे हमें निकालना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप। सो यहाँ पे नेग्लेक्ट द बायंसी फोर्स, टेक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस, एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन बिटवीन द प्लेट्स, सो हमारी V बाय डी आ जाएगी। V बाय डी हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सो व्हेन ऑयल ड्रॉप्स फ्लोट्स बिटवीन 2 डिस्क, तो मतलब ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में, तो जो नीचे को फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स से बैलेंस हो जाएगी। सो नीचे को फोर्स लग रही है mg, सो ऊपर को फोर्स लग रही है QE। सो Q हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो हमारे से जो n है वो हम निकाल लेंगे। सो n क्या है, इज इक्वल टू mg बाय EE। सो EE है, और m हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करके हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 आ जाएंगे। सो यहाँ पे सिंपल हमारे पास जो आंसर है वो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द बैलेंस्ड कंडीशन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। द रेजिस्टेंस R3 हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट दिस। सो R3 का हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, और हमने R3 का जो
टेम्परेचर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया है। सो हमें बताना है कि एस एंड टी में चेंज इन मतलब जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना होगा। सो वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो पहले हमारे पास जो हम R3 का जो एट रेजिस्टेंस, जब हमने एट 100 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया उसके बाद जो उसका रेजिस्टेंस आएगा उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर देंगे। R3 एट फर्स्ट टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो हमारे से जो R3 डैश आ जाएगा वो हमारा 312 वोल्ट आ जाएगा। सो हम 300 वाले रेजिस्टर को 312 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे। 312 वोल्ट से रिप्लेस कर दिया उसके बाद जो हमारा Vs माइनस Vt है वो हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर है। सो Vs हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें अगर ये वाला पाथ देखें 50, 60 और 312 वाला, तो ये पार्ट में सिंपल वोल्टेज डिवीजन हो रहा है। सो वोल्टेज डिवीजन 312 बाय 60 प्लस 312 इंटू 50। सो ये हमारे पास वोल्टेज एट दिस पॉइंट एस आ जाएगा। और हमारे पास नीचे वाला पाथ देखें 50, 100, 500 वाला, तो इसमें 500 डिवाइड बाय 500 प्लस 100 इंटू 50। सो ये हमारे पास Vt वाला पार्ट आ जाएगा। सो Vs माइनस Vt हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो वहां से हमारा 0.27 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। सो इसका आंसर जो हमारा है 0.27 वोल्ट। सो 0.27 इसका आंसर है। सो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर से, कैपेसिटर और एरर वाले फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मिक्स कॉन्सेप्ट है। सो हमारा यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हमारे पास दिए हैं और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर तो वो जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड होते हैं कैपेसिटर वैसे सीरीज में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा, सो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल्टा C बाय C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा C1 बाय C1 स्क्वायर प्लस डेल्टा C2 बाय C2 स्क्वायर। सो यहाँ पे पहले तो हम C कैलकुलेट कर लेंगे, तो C पैरेलल में कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से। सो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C1 यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख लें तो C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 पिकोफैरेड। और हमारे पास ऐसे ही C को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक को, तो हमारे पास जो रिलेटिव एरर इन C बन जाएगा वो हमारे पास ये बन जाएगा। ऐसी फॉर्मूला में सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास 5 इंटू 10⁻³ रिलेटिव एरर इन C आ जाएगा, जो हमारा इन द पैरेलल सर्किट में है, पैरेलल नहीं सॉरी सीरीज सर्किट में है। सो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कैपेसिटर क्या होती है, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पे एरर वाला पार्ट यूज होगा कि जब भी पावर्स और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में होते हैं तो एरर, रिलेटिव एरर है वो पावर आगे आ जाती है और जो हमारा रिलेटिव एरर है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे डेल्टा C बाय C का जो रिलेटिव एरर है 5 इंटू 10⁻³ वो ऐड हो जाएगा। और हमारे रिलेटिव एरर इन V हमें दे रखा है, V हमें एब्सोल्यूट एरर और V की वैल्यू दे रखी है, तो एब्सोल्यूट बाय V की जो वैल्यू है वो हमारा रिलेटिव एरर बन जाएगा। सो 2 इंटू एब्सोल्यूट एरर ऑफ V डिवाइडेड बाय V। सो ये हमारे पास रिलेटिव एरर बन जाएगा इन एनर्जी स्टोर्ड, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा 1.3% ये हमारा एरर इन परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा 1.3%। सो ये हमारा आ जाएगा 1.3%। सो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 इंडक्टर्स ऑफ 2 LR सर्किट्स आर प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर। सो LR सर्किट्स है और एक दूसरे के सामने प्लेस कर दिया हमने, और ये हमें द वैल्यूज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेज of the inductors, resistance, mutual inductance and applied voltages are specified in the circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the currents reach their steady state values is. So steady state में हमें ये बताना है कि जो work done by the batteries कितना है। So work done by the batteries, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। So यहाँ पे आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड साइमल्टेनियसली द वर्क डन बाय द बैटरीज हमें निकालना है। सो हम पहले तो इक्वेशंस डायरेक्ट यूज करेंगे कि E1 जो हमारा फर्स्ट सर्किट में अगर KVL लगाएंगे, सो E1 हमारा हो जाएगा L1 di1 बाय dt। सो इन द स्टेडी स्टेट हमारा पहले हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट यूज करें, E1 इज इक्वल टू L1 di1 बाय dt प्लस M di2 बाय dt। सो जो यहाँ पे इंडक्टर पे वोल्टेज डेवलप हो रही है E1 वो हमारी ये हो रही है, और E2 जो हमारी यहाँ पे हो रही है वो हमारी L2 di2 बाई dt प्लस M di1 बाई dt। सो यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या होगा,
वर्क डन हमारा हो जाएगा E1 I1 dt प्लस E2 I2 dt। सो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे E1 dt अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे L1 di1 प्लस M di2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे L1 d ये वाली इक्वेशन बन जाएगी और इसी इक्वेशन को, ये हमारा स्मॉल वर्क डन है, ऐसे ही अगर हमें इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा L1 I1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस L2 I2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस M I1 I2। सो ये हमारा इंडक्टर्स पे EMF इंड्यूस कराने में इतना वर्क डन हो रहा है। अब हमें I1 L1 I2 L2 और M की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पे 55 मिली जूल जो हमारा है वो आंसर आ जाएगा। सो 55 मिली जूल जो हमारा आंसर है जो नेट वर्क डन के लिए। सो नेट वर्क डन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा विच इज 55 मिली जूल्स।